नमस्कार। नोट्स के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कीजिए और इसी तरह के और भी सब्जेक्ट्स मैंने कवर किए हैं हैंड रिटन नोट्स के साथ। उन वीडियोस का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच। नमस्ते एवरीवन, स्वागत है आपका स्टडी स्वाट में। गोंडवाना रियासत की बात कर लेते हैं अब। देखिए, गोंडों का इतिहास जैसा कि आपको पता है, गोंड जनजाति के बारे में आपको पता होगा, तो बहुत ही प्राचीन काल से ये चली आ रही है और रामायण काल में भी दंडकारण्य का जो क्षेत्र है, छत्तीसगढ़ का जो क्षेत्र है, वहां से गोंड जनजाति के निवास के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। अब ये जो गोंडवाना रियासत की बात मैं करने वाला हूँ, सबसे पहले मैप में हम देख लेते हैं कि वो कहाँ पे एग्जिस्ट करती है। अभी फिलहाल में जो गोंडवाना लैंड की मांग की जाती है, अभी मतलब काफी समय से चल रही है गोंडवाना लैंड की मांग, तो इन मध्य प्रदेश के इस एरिया को गोंडवाना लैंड का पार्ट वो लोग जो लोग मांग करते हैं वो लोग मानते हैं ना, ये पूरा पार्ट। अब मेनली जो गोंडवाना रियासत का जो पार्ट था वो कौन कौन से पार्ट में था, देखो ये मंडला है ना, यहाँ तो आपका बघेलखंड था, रीवा, सीधी, सिंगरौली, शहडोल और अनूपपुर, उमरिया है ना, ये पूरा आपका बघेलखंड का क्षेत्र था। उसके बाद गोंडवाना का क्षेत्र यहाँ से मंडला से स्टार्ट, अपना नाम सुना होगा ना, गढ़ मंडला, यानी मंडला में जो गढ़ बनाया गया इसलिए उसको गढ़ मंडला के नाम से जाना जाता है। तो ये मंडला का क्षेत्र हो गया, ये जबलपुर का क्षेत्र हो गया, दमोह का क्षेत्र हो गया, फिर थोड़ा छतरपुर का क्षेत्र हो गया, सागर, नरसिंहपुर है ना, ये सिवनी, बालाघाट, छिंदवाड़ा, बैतूल है ना, ये और थोड़ा नीचे जाएंगे थोड़ा महाराष्ट्र का भी हिस्सा आता था और इधर छत्तीसगढ़ का भी हिस्सा आता था। ठीक है, तो ये जो एरिया मैंने आपको बताया ये गोंडवाना में आता था, है ना, गोंडवाना जो राज्य था उसमें आता था। कौन सा, ये मंडला हो गया, फिर ऊपर आप जाएंगे ये जबलपुर आ जाएगा, फिर दमोह, सागर, फिर थोड़ा सा छतरपुर का हिस्सा, ये नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी, बैतूल, ये एरिया है ना। ये एरिया का विस्तार संग्राम शाह ने किया था, है ना। ऐसा कहा जाता है कि लगभग 26 वर्षों तक वो अपने राज्य में ही नहीं थे, राज्य का विस्तार कर रहे थे। ठीक है, तो ये गोंडवाना रियासत ये मानी जाती है ना। मैप से आपको क्लियर हो गया होगा। और जब भी आपको कोई बोले कि गोंडवाना रियासत का स्वरूप कैसा था, कौन कौन से जिलों में विकसित थी, उसका क्षेत्र कैसा था, तो आप बता सकते हैं गोंडवाना रियासत का ये क्षेत्र था। एमपीपीएससी के मेंस में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं, 3, 5, 11 तीनों में आ सकते हैं। तो फैक्ट मैं आपको सारे क्लियर करवा दूंगा, बाकी मेंस के जो भी आपके पास नोट्स होंगे आप उनसे जो तैयारी करेंगे इसमें आप ऐड कर लेना। ठीक है, बाकी अगर मेंस के नोट्स बाद में अगर कहीं से प्रोवाइड या प्रिपेयर करता हूं तो मैं आपको बता दूंगा। यहाँ से मेरा मोटिव अभी ये है कि कम टाइम में आपकी गोंडवाना रियासत प्री के लिए तो लगभग पूरी कंप्लीट हो जाए, साथ में मेंस का भी लगभग 60 to 70% पार्ट आपका कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो मैप आपने देख लिया, गोंडवाना रियासत का क्षेत्र कौन कौन सा था गोंडवाना रियासत में। अब आगे बढ़ते हैं कि कौन कौन से स्रोत से जानकारी हमको प्राप्त होती है गोंडवाना रियासत की। तो एक रामनगर का अभिलेख है 1667 का, संस्कृत में अभिलेख है, गोंडवाना शासक हृदय शाह के द्वारा बनवाया गया था। इसमें यादव राय से हृदय शाह तक 64 शासकों का उल्लेख है। ठीक है, इससे क्या पता चलता है कि जो संस्थापक था गोंडवाना का वो कौन सा था, यादव राय है ना। इसे गोंडवाना का आदि पुरुष भी कहा जाता है। उसके बाद एक है गणेश नृप वर्णनम है, एक संस्कृत का ग्रंथ है, इसमें 63 शासकों का वर्णन है। ठीक है, उसके अलावा अकबरनामा है, मुगल कालीन एक किताब है। रस रत्नमाला है, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, रस रत्नमाला, क्योंकि महान जो गोंडवाना सम्राट थे संग्राम शाह, उनके द्वारा ये रचित है, रस रत्न माला। फिर एक सिख ग्रंथ है सूरज प्रकाश, उसमें भी गोंडवाना रियासत की जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, गोंडवाना रियासत में मुख्यतः हम 4 रियासतों की बात करते हैं, उसमें से इम्पोर्टेंट सिर्फ पहली वाली है, गढ़ा मंडला का गोंड राज्य। इसके अलावा ये छोटे छोटे गोंड राज्य थे बाद में जो आए थे, देवगढ़ का, चांदा का और खेरला का राज्य। मेन इंपॉर्टेंट जो है वो गढ़ा मंडला का गोंड राज्य, जो मैंने आपको एरिया बताया था ना वो यही था, गढ़ा मंडला का गोंड राज्य। अब ये कुछ क्वेश्चन आ चुके हैं। मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग में मध्यकाल में मूल रूप से किसका शासन था, तो गोंड वंश का। तो पूर्वी भाग अभी मैंने आपको मैप में दिखाया ना, पूर्वी और थोड़ा सा दक्षिणी भाग, पूर्वी दक्षिणी भाग। और गोंड शासकों की राजधानी कौन सी थी, रामनगर। रामनगर कहाँ पे, मंडला में। ये 2 क्वेश्चन एग्जाम में आ चुके हैं। अब आ जाते हैं, देखते हैं गढ़ा मंडला का गोंड राज्य।
यादव राय, मैंने आपको बताया, इसे गोंडवाना राज्य का आदि पुरुष कहा जाता है और गढ़ा के गोंड राज्य का संस्थापक कहा जाता है। ये कौन से काल में थे इनकी जानकारी प्राप्त नहीं होती। हो सकता है बहुत प्राचीन काल में रहे हो, सब 600-700 ईस्वी के आसपास, लेकिन कुछ पुख्ता सबूत ऐसे मिलते नहीं है कि कौन से काल में थे, है ना। मेनली जो जानकारी प्राप्त होती है गढ़ा मंडला के गोंड राज की, वो 13वीं से 16वीं शताब्दी के मध्य की प्राप्त होती है, जो ज्ञात शासक इसके हैं। उसके पहले के शासकों की कुछ खास जानकारी प्राप्त नहीं होती। गोंड शासकों का जो मेन उदय होता है वो संग्राम शाह से होता है, ठीक है। संग्राम शाह, ऐसी कहानी है कि जो संग्राम शाह थे, इन्होंने अपने पिता की हत्या की थी। पूरी कहानी जो थी वो मैं आपको बताता हूँ। तो कहानी कुछ इसमें ऐसी है, ये मैं सिर्फ एक्स्ट्रा जानकारी के लिए बता रहा हूँ, एग्जाम में मतलब कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, कि संग्राम शाह जो थे वो अपने पिता से दूर रहते थे, जो उस समय बघेल शासक थे, जिनका ये रीवा वाले क्षेत्र में शासन था, वीर सिंह देव, ठीक है, उनके अंडर में रहते थे, मतलब उनके संरक्षण में रहते थे, अपने पिता से दूर रहते थे, मतलब पिता से बनती नहीं थी, ऐसा कहा जाता है। फिर एक दिन संग्राम शाह को जब ये पता चला कि उनके पिता जो है वो उनके छोटे भाई यानी दूसरे जो भाई थे उनको गद्दी देने वाले हैं, तो संग्राम शाह ने अपने पिता की हत्या कर दी, ऐसा कहा जाता है ना। एग्जाम से इसका कुछ लेना देना नहीं, मैं आपको एक कहानी के रूप में बता रहा हूँ, ठीक है। तो संग्राम शाह ने अपने पिता की हत्या करके गद्दी हत्या ली। इसके बाद जब वीर सिंह देव को इस बात का पता चला तो बहुत गुस्सा हुआ, और फिर वीर सिंह देव आया संग्राम शाह के पास, मतलब उसको सजा देने के लिए। लेकिन संग्राम शाह ने फिर वीर सिंह देव से बहुत मार मुनव्वल बहुत किया, माफी वगैरह बहुत मांगी, तो वीर सिंह देव ने फिर बाद में उसको माफ कर दिया। उसके बाद राज्य की डोर जब संग्राम शाह के हाथ में आई तो संग्राम शाह ने अपने राज्य का विस्तार करना शुरू किया। और आपने कहीं और पढ़ा होगा कि 52 गढ़ाधिपति इसको कहते हैं संग्राम शाह को, क्योंकि इसने 52 गढ़ों का निर्माण किया था, अपने राज्य का विस्तार जो किया था 52 गढ़ों तक किया था। मैं आपको मैप दिखा देता हूँ गोंडवाना का। ये गोंडवाना राज्य आप देख रहे हैं, है ना। ये तो इसका विस्तार इतना नहीं था, ये संग्राम शाह के टाइम में गोंडवाना का इतना विस्तार हुआ था। और समकालीन इसका जब था सिकंदर लोदी था ना, सिकंदर लोदी के टाइम में। फिर संग्राम शाह, ऐसा कहा भी जाता है कि 26 वर्षों तक अपने राज्य से बाहर रहा विस्तार के लिए, है ना, कि अपने राज्य को विस्तार कर रहे थे। मूल नाम इनका क्या था? अमन दास या आमड़ दास, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। इनका मूल नाम क्या था? अमन दास या आमड़ दास इनका मूल नाम था। और शाह की उपाधि इन्हें गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह ने दी थी। इन्हें संग्राम शाह कहा था, क्योंकि रायसेन जीतने में इनकी मदद की थी, इसलिए बहादुर शाह ने इन्हें संग्राम शाह कहा, शाह की उपाधि दी, ठीक। अब इनकी उपलब्धियां क्या क्या थी? सुरक्षात्मक दृष्टि से इन्होंने 52 गढ़ों का निर्माण किया, अलग अलग 52 गढ़ों का अपने राज्य में निर्माण किया, ठीक है। इसीलिए इन्हें 52 गढ़ाधिपति की उपाधि दी जाती है। ग्रंथ लिखा इन्होंने, रस रत्न माला नाम का ग्रंथ लिखा। सोने के सिक्कों पर इन्हें पुलुत्स्यवंशी कहा गया, पुलुत्स्यवंशी। और बाजना मठ का इन्होंने निर्माण कराया। जबलपुर में है बाजना मठ, एक तांत्रिक मंदिर है। अभी मैं आपको एक फोटो दिखाता हूँ बाजना मठ की। ये देखिए, ये बाजना मठ है और तांत्रिक मंदिर है एक, ये लिखा भी हुआ है इसमें, एक मिनट, ये बाजना मठ का तांत्रिक मंदिर है, ठीक है। और यहीं पे एक संग्राम सागर झील है, ठीक। ये संग्राम सागर झील, मतलब ये मंदिर है और मंदिर के किनारे ही, मंदिर के जस्ट किनारे ऐसी खूब बड़ी सी झील है ये संग्राम सागर झील। और उसी झील के बीच में एक छोटा सा किला टाइप का बना हुआ है ना। आप जाना कभी जबलपुर में, जो जबलपुर से जो है वो नीचे कमेंट सेक्शन में करके बताया अगर वो गया हो। मैं एक बार गया हूँ बाजना मठ, और ये संग्राम सागर झील मैंने देखी। जबलपुर से जो भी वीडियो को देख रहा कमेंट सेक्शन में बताए कैसा है, ठीक है। तो ये बाजना मठ का उन्होंने निर्माण कराया था, ठीक। रस रत्नमाला, ये इंपॉर्टेंट है, ग्रंथ उन्होंने लिखा था संग्राम शाह ने। अब शासक देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट शासक इनमें से सिर्फ ये आमड़ दास ये हो गए, है ना, जो अपने संग्राम शाह हैं। इनके बाद दलपत शाह थे, जिनकी मृत्यु हो गई थी, मैं आगे बताऊंगा। इनके पुत्र थे। फिर रानी दुर्गावती, चंद्र शाह, मधुकर शाह, प्रेम शाह, ठीक है। उसके बाद ये नरहरि शाह थे, जिन्हें मराठों ने हरा दिया था। फिर ये शंकर शाह और रघुनाथ शाह, जो आगे अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध वगैरह होते हैं उनमें पार्ट लेते हैं, है ना। बीच के शासक कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, ये याद रखने की जरूरत नहीं है, मैंने लिख दिया था डिटेल में। अब नेक्स्ट अपन मूव करते हैं दलपत शाह। दलपत शाह संग्राम शाह के पुत्र थे, है ना।
लेकिन इनकी मृत्यु जल्दी हो गई थी। ठीक है, संग्राम शाह के पुत्र थे। राजधानी इन्होंने गढ़ा से सिंगोरगढ़ स्थानांतरित की और 1543 से 1550 तक इनका शासन रहा और इनका विवाह कीरत सिंह की पुत्री दुर्गावती से हुआ। कीरत सिंह चंदेल शासक थे, है ना। लेकिन हुआ क्या, जब इनका विवाह हुआ और विवाह के पश्चात लगभग 4 से 5 साल के बाद इनकी मृत्यु हो गई, तो जो पूरी कमान थी वो पूरी कमान आ गई रानी दुर्गावती के हाथ में। उनका जो पुत्र था बहुत छोटा था, पुत्र वीर नारायण, अल्पवयस्क था, यानी लगभग 5 साल की उम्र थी वीर नारायण की। ठीक, तो हुआ क्या था, तब अकबर का शासन मतलब धीरे धीरे आ रहा था। अकबर का शासन धीरे धीरे आ रहा था, भारत में कब्जा करते जा रहा था और इनकी जो सीमा टच होती थी वो मालवा के साथ टच होती थी। मैं आपको मैप दिखाता हूँ, ये गोंडवाना देखिए, ये गोंडवाना राज्य था, है ना, और ये मालवा। मालवा में तब बाज बहादुर का शासन हुआ करता था। मैं अकबर के टाइम में ले आता हूँ मैप को, ये अकबर के टाइम का मैप देखो, ये गोंडवाना राज्य था अपना, ठीक है ना। ये मालवा था जहां पे बाज बहादुर शासन किया करता था और मुगलों का आधिपत्य तब यहाँ पर था, है ना। धीरे धीरे ये बढ़ता गया। अब हुआ क्या, जब मुगल आधिपत्य बढ़ा और सन 1562 के आसपास जब बाज बहादुर के ऊपर, ये बाज बहादुर यहाँ शासन करता था, बाज बहादुर के ऊपर जब मुगलों ने आक्रमण किया, ठीक है ना, जब ये आक्रमण किया तो मुगलों की जो सीमा थी वो गोंडवाना राज्य से टच होने लगी, है ना। जब मालवा मुगलों के अंडर में आ गया तो इनसे टच होने लगी। तो अकबर के आंख में ये रानी दुर्गावती की समृद्धि एकदम किरकिरी बन के घूमती थी। मतलब उसे ऐसा लगता था कि एक महिला शासन कर रही है, उसका राज्य इतना समृद्ध है, ये कैसे हो सकता है ना। तो थोड़ी जलन टाइप की भावना मचती थी अकबर को। फिर उसके बाद युद्ध हुआ, उस युद्ध के बारे में मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। दुर्गावती जी के बारे में जान लेंगे कि इनका जन्म कब हुआ था, 1524 में कलिंजर। कलिंजर का है उत्तर प्रदेश में, बांदा एक जिला है, वहां पे है कलिंजर, कलिंजर का किला, है ना। दुर्गाष्टमी के दिन इनका जन्म हुआ था, इसलिए इनका नाम क्या रखा गया, रानी दुर्गावती रखा गया। और सभी तरह के अस्त्र शस्त्र चलाने में बहुत ही माहिर थी। पिता इनके चंदेल शासक थे, कीरत सिंह या कीरत सिंह के नाम से जाना जाता है। पुत्र वीर नारायण मैंने आपको बता दिया। और ये आधार सिंह इंपॉर्टेंट है, आधार सिंह इनके सेनापति थे और इन्हीं के नाम पे जबलपुर में आधार ताल का निर्माण, आधार ताल जो जबलपुर में रहता होगा उसको पता होगा, आधार ताल नाम की जगह है। बहुत सारे ताल हैं, आधार ताल है, हनुमान ताल है, फूटा ताल है, ये ताल वो ताल, मतलब बहुत सारे, मतलब नाम ताल है। तालाब आपको बहुत सारी जगह नहीं मिलेगा, है ना। सारे तालाब भाट भाट के इन्होंने अतिक्रमण करके बिल्कुल कब्जा हो गया है। तो नाम ताल आपको मिलेगा लेकिन तालाब बहुत कम जगह मिलेंगे, है ना। तो आधार ताल का निर्माण दुर्गावती ने ही अपने प्रमुख सेनापति आधार सिंह की उसके सम्मान में करवाया था। फिर एक रानी ताल रानी ने निर्माण कराया था और एक रानी की एक दासी थी, उसके नाम पे चेरी ताल का निर्माण रानी ने करवाया था, है ना। मालवा, जैसे मैंने आपको बताया, मालवा का शासक था बाज बहादुर। तो बाज बहादुर को कई बार रानी दुर्गावती ने हराया था युद्ध में। बाज बहादुर ने आक्रमण किया था रानी दुर्गावती के ऊपर लेकिन जीत नहीं पाया था। अभी बाज बहादुर ऐसे ही था, ये इस मतलब युद्ध की विजय आप देखेंगे तो जीत ये कहीं नहीं पाया था, कहीं ये जीता नहीं था। ये अकबर से भी हार गया था, रानी दुर्गावती से भी हार गया था, ठीक है ना। तो बाज बहादुर को कई बार हराया था। मुगलों को रानी ने नरई के युद्ध में हराया था। अब ये ऐसा था कि मुगल सेनापति था आसफ खान। आसफ खान ने रीवा क्षेत्र में आक्रमण किया। रीवा क्षेत्र में जब आक्रमण किया तो रीवा क्षेत्र को उसने विजित कर लिया। उसके बाद आसफ खान ने अकबर से अनुमति मांगी कि यहाँ पे अपन आक्रमण करते हैं। ये रानी का क्षेत्र है, जैसे रीवा, आपको मैप दिखाता हूँ। जैसे ये आसफ खान ने ये रीवा के क्षेत्र में आक्रमण किया, ठीक है ना। और मालवा का क्षेत्र भी जो था वो अकबर के अंदर में आ चुका था। तो जब रीवा के क्षेत्र में आक्रमण किया आसफ खान ने, तो उसने अकबर से अनुमति मांगी कि यहाँ पे आक्रमण करते हैं। रानी दुर्गावती का जो क्षेत्र है, ये वाला रानी दुर्गावती का क्षेत्र, यहाँ पे आक्रमण करते हैं, ठीक है। तो अकबर ने अनुमति दे दी आक्रमण करने के लिए। और उसके बाद क्या हुआ, 2 युद्ध हुए, मेनली इनके बीच में 2 युद्ध हुए। पहला जो युद्ध हुआ था नरई घाटी का पहला युद्ध, उसमें नाजिर मोहम्मद और दुर्गावती के बीच में युद्ध हुआ, जिसमें अकबर की जो सेना थी वो पराजित हो गई थी, हार गई थी। तो ये सुनने के बाद बहुत बड़ा झटका लगा। झटका इसलिए लगा क्योंकि मतलब एक महिला के हाथों में कमान थी और एक महिला के से हार जाना एक बहुत ही लज्जाजनक स्थिति थी।
तो उसके बाद नरई घाटी का दूसरा युद्ध हुआ। नरई घाटी के दूसरे युद्ध में बहुत सारे तोपखाने भेजे गए और तोपों का एक घेरा लगाया गया। अब रानी की जो के पास जो हथियार थे वो उतने आधुनिक नहीं थे, तोपखाना उनके पास उतना कुछ खास नहीं था, है ना। गुप्तचर व्यवस्था भी उनकी बहुत ही कमजोर थी। तो नरई घाटी का जो दूसरा युद्ध हुआ उसमें आसफ खान ने तोपों का घेरा डाला। इसमें भी रानी बहुत वीरता और साहस के साथ युद्ध लड़ी, लेकिन अंतिम समय में जब रानी को लगा कि वो जीत नहीं पाएगी तो अपनी ही कटार उन्होंने अपने सीने में घोंप ली और शहीद हो गई, वीर गति को प्राप्त हो गई। इस युद्ध में जो रानी का अल्पवयस्क पुत्र था, लगभग 5 साल जिसकी आयु थी, वीर नारायण, वो भी वीर गति को प्राप्त हुआ, उसकी भी मृत्यु हो गई थी। ठीक, 24 जून 1564 को आत्म बलिदान हो गया। यानी नरई घाटी का जो पहला युद्ध हुआ उसमें आसफ खां को रानी ने हराया था, और दूसरा जो युद्ध था उसमें रानी पराजित हो गई थी क्योंकि तोपखाने रानी के पास नहीं थे। ठीक है ना। अब रानी का जो पुत्र था, जो अल्पवयस्क पुत्र था वीर नारायण, ये भी वीर गति को प्राप्त हो गया। उसके बाद चंद्रशाह कौन था? ये दलपत शाह का छोटा पुत्र था। दलपत शाह के 2 पुत्र थे, एक गलत बोल दिया मैंने, संग्राम शाह बोलना था मुझे, संग्राम शाह के 2 पुत्र थे। एक दलपत शाह था, दलपत शाह बड़ा पुत्र था, तो दलपत शाह राजा बन गया, और चंद्र शाह जो था वो छोटा पुत्र था। ठीक है, तो दलपत शाह की मृत्यु हो गई। दलपत शाह के बाद रानी दुर्गावती बनी, रानी दुर्गावती की मृत्यु हो गई, वीर नारायण की भी मृत्यु हो गई। तो संग्राम शाह का जो छोटा पुत्र था चंद्र शाह, उसे यहाँ की कमान सौंप दी अकबर ने, और ये बने यहाँ के राजा। उनके बाद इनकी भी हत्या कर दी थी इनके पुत्र मधुकर शाह ने, है ना। फिर इसके बाद छोटे मोटे ऐसे राजा होते हैं। एक हृदय शाह आए, इन्होंने राजधानी रामगढ़ स्थानांतरित की, ये कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर महाराज शाह 1713 से 1741 के बीच में जब आए, तो इस काल में 1713 से 1741 का जो काल था, आपको याद होगा ये पेशवा बाजीराव प्रथम का काल है। 1720 से 1740 का जो काल, आपने भारतीय इतिहास अगर पढ़ा होगा तो आपको याद होगा, पेशवा बाजीराव प्रथम का काल था, जो एक भी युद्ध नहीं हारे थे। तो इनके काल में गढ़ा पे मराठों ने आक्रमण किया और बालाजी बाजीराव ने मंडला को जीत लिया, तो इन्होंने अग्नि समाधि ले ली। ठीक है ना। अब गोंडकालीन स्थापत्य कला देख लेते हैं। एक मदन महल का दुर्ग, इसे किसने बनवाया था? मदन शाह ने बनवाया था। सिंगौरगढ़ का दुर्ग संग्राम शाह ने बनवाया था, ये दमोह में है सिंगौरगढ़ का दुर्ग। एक इंपॉर्टेंट है चौरागढ़ का दुर्ग, ये भी संग्राम शाह ने बनवाया था, ये नरसिंहपुर में। एक आपने राहतगढ़ सुना होगा, है ना, सागर में राहतगढ़, वो भी संग्राम शाह ने बनवाया था। ठीक, मठ मंदिर बाजना मठ मैंने आपको बता दिया, ये भी संग्राम शाह ने बनवाया था। एक जबलपुर में पचमठा मंदिर है, वो भी संग्राम शाह ने बनवाया था। जबलपुर में जितने भी ताल, आप जो जबलपुर में रहने वाले हैं, मैं भी कुछ साल रहा हूँ जबलपुर में, तो मुझे पता है बहुत सारे जगहों का नाम ताल के नाम पे है। जैसे मैंने आपको बताया, आधार ताल है, फूटा ताल है, हनुमान ताल है, चेरी ताल है ना, तालाबों के नाम पे है। क्योंकि अभी तालाब हालांकि बहुत सारी जगहों पे नहीं है, लेकिन नाम इसलिए रखे गए हैं क्योंकि बहुत पहले वहां पे तालाब हुआ करते थे और तालाब के आसपास जनसंख्या रहती थी। लेकिन बाद में वो तालाब पर धीरे धीरे अतिक्रमण करके तब बहुत सारे तालाबों को भाट दिया गया। अब तालाब आपको कम मिलेंगे वहां पे। ठीक है ना। तो ये बहुत सारे तालाबों का निर्माण करवाया गया। अब इसमें जो मदन महल का दुर्ग है, मैं आपको फोटो दिखा देता हूँ मदन महल के किले की। हालांकि कुछ खास मतलब बहुत बड़ा किला नहीं है, छोटा सा ही किला है। ये है मदन महल का किला। अब अवशेष बचे हैं, बहुत बड़ा किला नहीं है, देखिए सिर्फ अवशेष हैं, मतलब टूटा फूटा खंडहर के टाइप का है। ये एक फोटो मैं आपको बड़ी करके दिखा देता हूँ। मैं एक बार गया हूँ यहाँ पे मदन महल के किले में। जब मैं गया था तो मुझे लगा था कि बहुत बड़ा किला होगा, लेकिन अफसोस छोटा सा किला था। मतलब यहाँ पे कुछ कांड वांड चलते हैं, यहाँ के दारू सिगरेट बीड़ी वगैरह पीते हैं यहाँ पे, है ना। तो ये मदन महल, तो ये गोंड साम्राज्य था। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट थे। और गोंडवाना की अन्य जो रियासतें हैं छोटी छोटी, ये मैंने लिख दिया है। केरला का राज्य गोंड राज्य उतना खास मुझे लगा नहीं, आप इसको पढ़ लीजिएगा, है ना। ये प्रीलिम्स के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट है, मेंस के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट है, दोनों के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। 3, 5 और 11 नंबर में आता है। तो फैक्ट आपके यहाँ से पूरे क्लियर हो जाएंगे। बाकी रही बात मेंस की, तो मेंस की जो भी आपके पास किताब वगैरह होगी, तो उसमें से एक्स्ट्रा फैक्ट और भाषा वगैरह जो भी कुछ आप वहां से उसमें कवर कर लीजिएगा। ये मैंने एकदम कॉम्पैक्ट रखा है ताकि प्रीलिम्स भी आपका कवर हो जाए पूरा, और मेंस 50 to 60% आपका कवर हो जाए, ताकि रिवीजन में आपको कोई नुकसान ना हो। लेकिन होता क्या है ना कि प्री और मेंस की एक साथ तैयारी करने के चक्कर में कंटेंट हमारे पास बहुत सारा इकट्ठा हो जाता है, तो हम उसका रिवीजन नहीं
कर पाते हैं। तो उस हिसाब से मैंने यह कंटेंट तैयार किया है कि प्रीलिम्स भी आपका पूरा कवर हो जाएगा, मेंस लगभग 60% कवर हो जाएगा और व्यापम के भी जो दूसरे एग्जाम है वो भी आपके कवर हो जाएंगे। थैंक यू सो मच।